चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लगी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अखिलेश यादव के गढ़ यानी कि आजमगढ़ पहुंचे। इस दौरान आजमगढ़ जिले को 198 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी। इनमें से 37 लालगंज और 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सगड़ी के जीयनपुर में किया। इस दौरान सीएम योगी ने एक रैली को भी संबोधित किया। संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला अखिलेश यादव को। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अराजकता का माहौल था, ये बात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में कही। और उन्होंने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा, यानी ये नारा ही चल गया था। लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे, लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था, उनका पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। एक 30 सालों के इंतजार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लग गई। इसी कड़ी में पीएम मोदी कल गोरखपुर में बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल को कई सौगातें देंगे। आखिर क्या रहेगा पूर्वांचल का दौरा, कितना खास कह सकते हैं, आप इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चुनावी बिसात बिछ गई है। सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार यानी कि 7 दिसंबर को गोरखपुर आ रहे हैं। पीएम मोदी पूर्वी उत्तर प्रदेश को करीब 100 अरब यानी कि 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। लिहाजा प्रधानमंत्री 8,603 करोड़ रुपए के गोरखपुर खाद कारखाना 1,011 करोड़ से गोरखपुर में ही बने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और 36 करोड़ की लागत वाले RMRC की हाईटेक लैब का उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर का फर्टिलाइजर में स्थित खाद कारखाना, इस खाद कारखाने की सौगात प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर में खुद मौजूद रहकर देने जा रहे हैं। खाद कारखाने को लेकर कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों बंद हुआ था खाद कारखाना और किसके प्रयास से 31 साल बाद फिर से ये खाद कारखाना चालू होने जा रहा है। गोरखपुर के फर्टिलाइजर में स्थित ये खाद कारखाना 1978 में स्थापित किया गया था, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला था। लेकिन एक हादसे के बाद इसे 1990 में बंद कर दिया गया था
और तब से ये बंद ही था। इस दौरान से लेकर अब तक तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। जबकि पहली बार गोरखपुर के सांसद के रूप में 1998 में जब योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में कदम रखा, उन्होंने संसद से इसको लेकर आवाज उठाई और उस समय से लेकर लगातार आवाजें उठती रही। लेकिन जब केंद्र में बीजेपी की सरकार आई तो मोदी के पहल से इसे फिर से पंख लग गया और आज उसका असर भी दिख रहा है। 2016 में इसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया और 7 दिसंबर को इसकी सौगात देने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के 19 साल के अथक संघर्ष को खाद कारखाने के रूप में मुकाम मिल गया है। नीम कोटेड यूरिया से खेतों में हरियाली बढ़ाने तथा करीब 10,000 प्रत्यक्ष परोक्ष रोजगार की संभावनाओं के साथ किसानों नौजवानों के जीवन में खुशहाली लाने को ये कारखाना बनकर पूरी तरह तैयार है। इस खाद कारखाने से केवल उत्तर प्रदेश और अन्य सीमाई राज्यों को पर्याप्त उर्वरक की उपलब्धता ही सुनिश्चित नहीं होगी, बल्कि इससे खाद आपूर्ति के मामले में आयात पर भी निर्भरता कम होगी। जनता टीवी न्यूज डेस्क से अमनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। श्रावस्ती भिंगा पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने जूनियर हाई स्कूल भिंगा पहुंचकर दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और 27 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए 4.5 सालों में सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाए और साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने गुंडों, माफियाओं, अपराधियों का सफाया किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज रायबरेली पहुंचे, जहां ऊंचाहार विधानसभा के जगतपुर कुरैती गांव में जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन क्या गुंडई के आधार पर सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी? कार्यकर्ताओं का स्नेह आशीर्वाद लेकर और जनता का आशीर्वाद लेकर हम लोग 2022 के चुनाव में हम निकले हैं और चुनाव में ईमानदारी के नाम पर लड़ूंगा और मैं राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ूंगा और विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को लेकर मौलाना कारी इसहाक गौरा ने कहा है कि वसीम रिजवी के धर्म बदलने में कोई हैरानी वाली बात नहीं है। वो बहुत पहले ही खुद को इस्लाम मुखालिफ कार्यों को लेकर इस्लाम से खुद अलग कर लिया था। अब वो किसी भी धर्म में जाए, इस पर कोई हैरानी की बात नहीं है। वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन को लेकर हैरानी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि खुद रिजवी ने इस्लाम मुखालिफ कार्यों को कर करके इस्लाम से खुद को अलग ही कर लिया था। अब वो किसी भी धर्म में जाएं, इस पर कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मजहब इस्लाम में दीन के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है और हमारा मुल्क लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ पर सबको अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का इख्तियार है, मगर किसी के धर्म की आलोचना करने की इजाजत किसी को नहीं है। रिजवी ने सनातन धर्म को अपनाया है। अब देखने वाली बात यह है कि वसीम रिजवी इस धर्म के साथ, वफादारी के साथ कितना चलते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां एक टीचर पर हाई स्कूल की 17 छात्राओं को नशीला पदार्थ देकर स्कूल में अश्लीलता करते हुए छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आरोपी टीचर ने प्रैक्टिकल के नाम पर 17 छात्राओं को रात में स्कूल में रोककर खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद छेड़छाड़ और अश्लीलता की हदें पार कर दी। साथ ही आरोपी ये भी है कि टीचर ने मुंह खोलने पर छात्राओं को फेल करने की धमकी दी। इस सनसनीखेज मामले में 2 पीड़ित छात्राओं ने जब अपने परिजनों के साथ एसएसपी से मामले की शिकायत की तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बताया भी जा रहा है कि पुरकाजी पुलिस बीते 5 दिनों से शिकायत के बावजूद भी केस को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब 2 पीड़ित छात्राओं ने एसएसपी को मामले की शिकायत की तो पुलिस अधिकारी मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए पुरकाजी इंस्पेक्टर विनोद कुमार को लापरवाही बरतने पर लाइन हाजिर करते हुए मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
एक समान मुआवजे को लेकर लगातार 19 महीने से धरना दे रहे मधुबन बापू धाम के किसानों का आज सब्र का बांध टूट गया और किसानों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के हेड ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। अधिकारियों को अंदर बंद कर सभी किसान विकास प्राधिकरण के गेट पर धरना पर बैठ गए। बता दें कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मधुबन बापू धाम में एक हाईटेक सिटी बना रहा है, जिसमें किसानों की सभी जमीनों को अधिकृत कर लिया गया है। 19 महीने से किसान एक समान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मगर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किसानों से मुआवजे को लेकर कोई भी वार्ता नहीं कर रहा है, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ के मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, थिंक इंडिया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महापरिनिर्वाण विकास संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और साथ ही राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के वीसी एसके भगत और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अनिमेश उपाध्याय भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बलिदानों और दलितों के प्रति किए गए कार्यों के साथ संविधान पर चर्चा की गई। मुख्य उद्देश्य यही था कि जिस तरह से अंबेडकर साहब ने एक जो समाज में जितने भी ये अछूत अछूत और जातिवादी जो एक क्या बोलते हैं जो नकारात्मक तत्व थे उनको जैसे दूर किया, उन्हीं के कामों की याद में एक ये संगोष्ठी का आयोजन किया। तो इसमें जो कार्यक्रम की जो एक हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिसका इस कार्यक्रम का करीब 1 महीने से हम लोगों ने तय कर रखा था, 1 महीने पहले से तय कर रखा था, जिनसे अल्प समय में राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी ने अपनी ख्याति अर्जित की है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर इन लोगों ने कार्यशाला का आयोजन किया है, जो आर्टिकल 14 और बाबा साहब के विचारों के साथ साथ उस पर संगोष्ठी होगी और ऐसी संगोष्ठी में मुझे शिरकत करने का अवसर मिला। मैंने बहुत बहुत आभार प्रकट किया। दुनिया भर में खतरा बन चुका कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में भी दस्तक दे चुका है। देश के कई हिस्सों में मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना की अगली चुनौती से निपटने के लिए कई तरह की तैयारियां कर रही है। इसमें से ऑक्सीजन, बेड, लैब जैसी व्यवस्थाएं शामिल है। सरकार ने राज्य में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने के निर्देश भी दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में खतरा बन चुका कोविड-19 का नया वेरिएंट अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। देश के कई हिस्सों में मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। लिहाजा जयपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। इस वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां कर ली है। राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने इस नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार कर ली है। सरकार ने हर जिले की सुरक्षा और सतर्कता के लिए विशेष तैयारियां की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव और इलाज को लेकर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्श समिति के बिंदुओं पर काम करने को कहा है। टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के इस नए वेरिएंट और संचारी रोगों को नियंत्रण के लिए सभी जिलों में पूरी तरह से सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, कोविड प्रोटोकॉल पर फोकस करना, टेस्टिंग, टीकाकरण, सैनिटाइजेशन पर पूरा का पूरा ध्यान रखा हुआ है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड और सीएचसी और पीएचसी में 50 नए बेड की व्यवस्था की गई है। सीएम ने आला अधिकारियों को नए वेरिएंट को लेकर अस्पताल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा है। प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन, बेड, लैब जैसी व्यवस्थाएं भी की है। प्रदेश की 3011 पीएचसी और 855 सीएचसी को सभी अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जा रहा है। प्रदेश में 73,000 निगरानी समितियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कोरोना की पहली लहर से कम समय में जांच की रफ्तार को बढ़ाया था, जिसके बाद यूपी हर रोज 2.5 लाख से अधिक आरटी-पीसीआर जांच करने में सक्षम है।
नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जीनोम सीक्वेंसिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। सीएम ने पीजीआई केजीएमयू में जीनोम परीक्षण को तेज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ओमिक्रॉन पर और भी ज्यादा स्टडी की जरूरत है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि स्पष्ट तस्वीर सामने आने में अभी कई सप्ताह लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। राजा राम की नगरी ओरछा में सदियों से मनाया जाने वाला राम जानकी विवाह महोत्सव को लेकर नगर सहित बुंदेलखंड के लोगों में काफी उत्साह है। 6 से 9 दिसंबर तक आयोजित इस पारंपरिक विवाह महोत्सव में लोगों को धर्म, संस्कृति और परंपराओं का प्राचीन एवं अनोखा संगम देखने को मिलेगा। मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इस महोत्सव की मंगल बेला पर धार्मिक नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। जगह जगह तोरण द्वार और मंगल कलश सजेंगे। पूरे नगर को दुधिया रोशनी से जगमगाया जाएगा। बारात के मार्ग पर घर घर दीपक जलाए जाएंगे। मंदिर परिसर में दुकानों को व्यवस्थित किया जाएगा। श्री राम राजा मंदिर परिसर, जानकी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और एलईडी पर लाइव दिखाया जाएगा। बुधवार 8 दिसंबर को रात्रि 8 बजे ढोल नगाड़े, गाजे बाजों और राजसी ठाट बाट के साथ श्री राजा सरकार की बारात निकाली जाएगी। बरयात्रा के मंदिर से निकलते ही सशस्त्र पुलिस बल द्वारा दूल्हा बने राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के संग पालकी में विराजमान होकर नगरवासियों को दर्शन देते हुए जनक भवन मंदिर के लिए निकलेंगे। इस वर्ष मंदिर प्रबंधन ने श्री राम जानकी विवाह महोत्सव पर मंडप के दिन होने वाली पंगत को नहीं करने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं को केवल प्रसाद का वितरण ही मिलेगा। खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। फिल्म महोत्सव के शुभारंभ के लिए मुंबई से आए फिल्म अभिनेता गोविंदा का मंच पर शॉल, श्रीफल और पौधे के साथ सम्मान किया गया। गोविंदा ने इस मौके पर मौजूद हजारों लोगों की मांग पर एक से बढ़कर एक डायलॉग सुनाए और गानों पर ठुमके लगाए। गोविंदा को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हजारे में पलमा प्यारा लगे, लो तकिया जाड़ा लगे। में बाबा दुआरे कैसे आए गोरी हम तो हरे घर, अरे खेत गए बाबा बाजार गयल माँ, अकेली हो घर माँ तू जवान माँ। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। खबर देहरादून से है। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और धामी कैबिनेट ने इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने विधानसभा के पटल पर प्रस्ताव आएगा और 1 सप्ताह के भीतर सेवन पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल भी निकाला जाएगा। इसके अलावा नजूल नीति में जमा पैसा के अनुसार लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप देख रहे हैं जनता टीवी और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।